हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे फिर से एक बार। देखिए दोस्तों, मैंने मैराथन क्लास स्टार्ट की है जनरल कंप्यूटर की। और मैं हर बार बताती हूँ कि कंप्यूटर जो है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आजकल अपना वेटेज दिखा रहा है। ऑब्वियसली कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे जितना भी उसका रेशियो हो आपके मेन सब्जेक्ट से या जो भी है, कंप्यूटर उस पर पूछा ही जाता है। तो बिल्कुल आप कंप्यूटर एक्स्ट्रा में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि जो आप पढ़ते हो वो सभी पढ़ते हैं। सबकी अगर सब्जेक्ट कमांडिंग अच्छी है, जो भी जिस पे, तो सबकी अच्छी है। तो अगर जो एक्स्ट्रा है वो आपका रिजल्ट डिसाइडिंग फैक्टर आपका हो जाता है। तो कंप्यूटर को आप इतना लाइटली ना लें फर्स्ट ऑफ ऑल। और अगर स्टार्ट करते हैं तो आप मेरे साथ ल्यूसेंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ल्यूसेंट एक काफ़ी अच्छी बुक है। इस पर आपकी जो एग्ज़ाम्स में अभी तक आई हुई क्वेश्चन है उसको भी दी गई हुई है। और देखिए दोस्तों, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों कन्वर्ट करके बताती हूँ। तो अगर आप आपको हिंदी समझ में आती है, अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं वीडियो में। और अगर आपको हिंदी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, यू आर कंफर्टेबल विथ इंग्लिश लैंग्वेज, देन यू कैन ऑल्सो गो अहेड। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और दोनों में आप देख सकते हैं और अपनी तैयारी पक्की कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और ये हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2। जैसे कि मैंने बताया कि 13 चैप्टर है, 13 लेक्चर में मैं कंप्लीट करा दूँगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी हम लोग जो कवर अप करते हैं जो भी हमारा कंटेंट है। तो ये है ल्यूसेंट की चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। और हिंदी में मैं बताते चलूँगी। और जिसको इंग्लिश में समझ में आता है, और इंग्लिश ऑलरेडी, चूँकि मेरी भी जो टेक्निकल्स वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में ही होते हैं, तो इंग्लिश पे आपको सिमिलरली आपको समझ में आएगी। और हिंदी में आप तो देख ही रहे हो, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर में पहले आपको ये जानना होगा कि किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ, स्टार्ट कैसे होता है। तो ल्यूसेंट के अकॉर्डिंग पहला जो है वो पहले आपका इंट्रोडक्शन है। और इंट्रोडक्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप विश्वास कर सकते हैं। अगर आपको हिस्ट्री पे पढ़ना है तो ज़रूर हिस्ट्री से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में सबसे पहले एबेकस आता है। इसके बारे में आपको बस इतना जानना है कि ये एक गिनने की प्रणाली है जिसको चाइना ने ढूंढा था। और सबसे पहले चाइना ये अर्थमेटिक कैलकुलेशन करने के लिए सक्षम होता है। तो इट इज़ मतलब ये जो है इसका जो मेन फंक्शन है फॉर द अर्थमेटिक कैलकुलेशन है। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से एबेकस आप इसको देखे होंगे, छोटे बच्चे लोग भी यूज़ करते हैं फॉर प्लस माइनस एंड अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए और काउंटिंग के लिए। तो जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है कि चाइना इसे इन्वेंट किया है, तो बस इसके बारे में आपको इतना इन्फॉर्मेशन अगर है तो काफ़ी है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड आता है आपका पास्कल कैलकुलेशन आता है। पास्कल कैलकुलस के बारे में क्या बताऊं, ये जो है आपका एक तरीके का इसका पहले मैं फंक्शन की मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले तो 1645 में इन्वेंट हुआ है। और आपका ये बेसिक पास्कल इसका जो इसके जो इन्वेंटर है उनका नाम है बेसिक पास्कल, और सॉरी ब्लेज पास्कल। और ब्लेज पास्कल ने इसको 1645 में इन्वेंट करके, और इसमें होता है क्या है ना कि 0 से 9 तक के डिजिट्स को इसमें दिखाया जाता है, जिस तरीके से आप डॉटेड्स देख रहे हो। और इसमें ये जो इस तरीके का जो कैलकुलेटर है, ये दुनिया का सबसे पहला कैलकुलेटर था। और ये सिर्फ और सिर्फ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैंने लिखा है ओनली प्लस एंड माइनस करने के लिए ही आपका यूज़ होता है। तो दैट इज़ पास्कल कैलकुलेटर के बारे में आप ऐसे याद रखो कि 1645 में पास्कल कैलकुलेटर आया, जिसके इन्वेंटर जो है वो आपके ब्लेज पास्कल है। और 0 से 9 तक की डिजिट होती है। और ज़्यादा से ज़्यादा की पास्कल कैलकुलेटर का फंक्शन क्या है, तो प्लस माइनस कर सकता है ओनली, ठीक है। अब देखिए पास्कल कैलकुलेटर के बाद अगर हम लोग बात करें, the third one is analytical engine. Analytical engine was invented in 1801, that is 1801 ईस्वी में हुआ। और इसकी जो इन्वेंटर है वो जैकवर्ड ने, जोसेफ मेरी जैकवर्ड एक्चुअली उसका पूरा नाम था। आप जैकवर्ड करके भी नाम याद रख सकते हैं। आपको कोई अगर आपकी कोई कंप्यूटर मतलब होता है ना कि कोई डिग्री नहीं लेनी है, आपको एग्ज़ाम पास करनी है, तो आप कीवर्ड्स याद रखिए, ठीक है। ऑटोमेटेड वीविंग लूम में
इसको चलाया जाता था। एक्चुअली ये क्या था ना कि ये एक तरह का स्विंग मशीन था। स्विंग मशीन समझते ना, जो आपको कपड़े की सीने की मशीन की कितने टाँके दिए जाने हैं तो वो उसको कंट्रोल करता था। जैसे कि मुझे 20 टाँके लगाना है तो उसको कंट्रोल करता था। तो ये एक तरह का क्या हुआ कि एक कैलकुलेटिव मशीन के ही जैसे हुआ। तो इस तरीके से तो उसमें पंच कर करके पंचिंग मशीन के जैसा मतलब उसको कपड़ों की बुनाई को नियंत्रण करने में स्विंग मशीन में मतलब वो कैलकुलेटिव था इसको लेके। तो इस तरीके की चीज़ को 1801 में इन्वेंटेड किया गया और जैकवर्ड याद रखिएगा, और इसका नाम है एनालिटिकल इंजन। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो है 1820 में अंग्रेज आविष्कारक दैट इज़ ब्रिटिश इन्वेंटर जो है चार्ल्स बेबेज। ऑब्वियसली आप जब भी पढ़ते हैं कि कंप्यूटर के जन्मदाता या फिर कंप्यूटर के पिता, इस तरीके से कुछ बट हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर, इस तरीके से अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो हम लोग क्या आंसर देते हैं, चार्ल्स बेबेज। तो किस तरीके से नाम आ रहा है चलिए देखते हैं। तो ये उन्होंने एक्चुअली कंप्यूटर बनाया नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। वो डिफेंस इंजन तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया है। और चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का यूज़ करके वो एक्चुअली क्या है कि प्रोटोटाइप का निर्माण किया, ठीक है। पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप जो है वो चार्ल्स बेबेज के कंसेप्ट पे बना है, चार्ल्स बेबेज नहीं बना। चार्ल्स बेबेज को इसलिए कंप्यूटर का जन्मदाता, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। 10 साल के मेहनत के बावजूद भी वो सफल नहीं हुए। 1942 में इंजन का एनालिटिकल अंग्रेजी में रूपांतरण किया। और देखिए यहाँ पे जो पहली जो प्रोग्रामर थी, जो प्रोग्राम इसका बनाने वाली थी वो लेडी लवलेस थी। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया की अभी जैसे कि पूरा का पूरा वर्ल्ड प्रोग्रामिंग पे चल रहा है, दुनिया की सबसे पहली प्रोग्रामर एक लेडी है और उसका नाम लेडी लवलेस है। और ये काफ़ी प्राउड की बात है, ठीक है। एक पेपर पर देखिए एलएफ मैनेब्रिया ऑफ एनालिटिकल इंजन इटैलियन के रूपांतरण किया, उसे पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम पर लिखा। और बाइनरी अर्थमेटिक योगदान को जॉन वॉन न्यूमैन, ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर दैट इज़ द मॉडर्न कंप्यूटर के डेवलपमेंट के लिए यूज़ किया, ठीक है। इसलिए लेडी लवलेस को देखिए यहाँ पे लिखा है, द लेडी लवलेस इज कॉल्ड इज द फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड। कहने का मतलब है कि दुनिया की विश्व की फर्स्ट प्रोग्रामर के नाम से लेडी लवलेस को जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ से बन रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ आते हैं 4 नंबर में हरमीन हॉलत और पंच कार्ड, ठीक है। तो देखिए ये जो दशक था ये आपका 1820s में था। इसके बाद जो डायरेक्ट आया कुछ अगर इनोवेटिव तो 1890 में आया था। हॉलैंड ने पंच कार्ड का निर्माण किया और पंच कार्ड से आप लोग सभी अवगत होंगे, जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता है। उन्होंने हॉलैंड 80 कॉलम्स कोड को सेंसस टेबुलेटिंग मशीन टेबुलेटर जो होता है उसका आविष्कार सबसे पहले किसने किया था, तो हर्मन हॉलैंड एंड पंच कार्ड ने। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ है एक्चुअली 1972 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एच आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। तो देखिए नाम याद रखिएगा, एच आइकन नाम था। 1942 वो कहाँ से थे, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से थे। ये कंप्यूटर मार्क 1 आज कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था, आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप है कंप्यूटर मार्क 1। 1946 में जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसमें इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर का निर्माण हुआ, जो पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और निर्माण इसका जो है पेनिसिल्वानिया यूनिवर्सिटी के जे प्रेस्पर एकर्ड और जॉन म्यूचली ने किया था। तो इस तरीके से आप कीवर्ड्स बना सकते हैं अपना और लिख सकते हैं। अब देखिए स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट, जिसको एडसेक के नाम से भी जाता है, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ऑफ एडसेक। स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के अनुसार प्रचलन, निर्देशन, ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और आंकड़ा को उसमें दर्शाया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो जिसका मतलब है कि उसे कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसको एग्जीक्यूट भी किया जाता है। दैट इज़ प्रोग्राम इस तरीके का है, उसको कंप्यूटर में स्टोर करके एग्जीक्यूट करना इसका मेन काम था। इसका जो आइजैक जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय जैसे कि यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है में विकसित किया गया। सो जो आपका जो ये वाला जो कंप्यूटर टाइप है, ठीक है, एग्जीक्यूशन स्टोर्ड एंड एग्जीक्यूशन टाइप का, सॉरी क्षमा चाहोगी। तो ये जो है आपका वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में डेवलप किया गया। और यह कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को सीक्वेंस में स्टोर करने का सक्षम था, प्रोग्राम का संतुलन, जैसे कि मैंने बताया कि स्टोर करता था और एग्जीक्यूट करता था, ठीक है। अब उसके बाद आता है यूनिवेक 1, ठीक है।
द यूनिवर्सल ऑटोमिक कंप्यूटर भी इसे कहते हैं, और 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए प्रथम कंप्यूटर था, फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द कमर्शियल यूज़। अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो दैट इज़ फर्स्ट कंप्यूटर फॉर द कमर्शियल यूज़ वॉज इन्वेंटेड इन 1951 एंड इट वॉज नोन एज द यूनिवेक वन, और इट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड यूनिवर्सल एटॉमिक कंप्यूटर। इसमें कंप्यूटर की फर्स्ट जनरेशन के गुण के कैरेक्टरिस्टिक्स समाहित थे, दैट इज़ इट वॉज। तो ये इसमें क्या है कि इसमें कंप्यूटर के फर्स्ट जनरेशन के गुण जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें थे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें इसकी कुछ फ़ोटो दी गई है पहले की, जो कि आपकी है 1951 की। अब देखिए जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे तो फर्स्ट जनरेशन्स की जो कंप्यूटर थी, तो आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में निर्वात ट्यूब, ठीक है, का उपयोग किया जाता था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया जाता था। सीमित मुख्य भंडारण क्षमता कैपेसिटी, मंद गति इनपुट आउटपुट, दैट इज़ द स्लो, मतलब आपका मोशन के साथ इनपुट आउटपुट होता था। और प्रोग्रामिंग भाषा, मशीनी भाषा, असेंबली भाषा निम्न स्तरीय, दैट इज़ वेरी लो लेवल की थी। और जो इसका जो टेम्परेचर कंट्रोलाइजेशन था उसमें काफ़ी ही मतलब आपको असुविधा झेलनी पड़ती थी, ठीक है। और उपयोग जो था पेरोल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं रिकॉर्ड रखने के लिए, उदाहरण जैसे IBM 650, यूनिवेक और INIAC, ENIAC, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। द्वितीय पीढ़ी पे आते हैं तो ट्रांजिस्टर का उपयोग आरंभ हुआ, ठीक है। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द ट्रांजिस्टर और व्हाट आर द फंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का उपयोग किया गया। मुख्य भंडारण क्षमता में वृद्धि हुआ, ठीक है। 3 वे इनपुट आउटपुट, अगर ऐसे आप एक पढ़ोगे ना तो आप सेकेंडली आपको अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें कमियां थी आप देख रहे हैं, उसमें स्लो इनपुट आउटपुट था, ठीक है, स्टोरेज का थोड़ा प्रॉब्लम था। ये इसको क्या किया गया, इसको और मॉडर्नाइज किया गया, इसको सही किया गया, ठीक है। उच्च स्तरीय भाषा यूज़ कर लेता था। आकार और ताप में कमी, ठीक है। इसका टेम्परेचर जो कंट्रोलाइजेशन था वो काफ़ी अच्छा था, और स्पीड था, और विश्वसनीय था, यानी कि रिलायबिलिटी उसकी अच्छी थी, ठीक है। और इसके कुछ जो उदाहरण है वो आप देख सकते हैं, बिलिंग, पेरोल प्रोसेसिंग, इन्वेंटेड फाइल और अप, ठीक है। उदाहरण में देखिए IBM 141, हनीवेल 200, CDC, ठीक है, 1604। थर्ड जनरेशन की जो आपकी कंप्यूटर है वो इंटीग्रेटेड चिप का उपयोग किया जाता था। जैसे कि मैंने बताया कि CPU में जो है वो एक तरह की प्रोसेसिंग यूनिट है, और जैसे कि मैंने बताया था इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, ALU एंड आपका जो होता है वो मेमोरी पार्ट जो होता है, ठीक है। तो स्टोरेज सिस्टम, तो ALU में आप देखिए क्या कहते हैं, तो चिप सिस्टम के हिसाब से ये चलने लगी। कंप्यूटर का और सॉलिड स्टेट के मुख्य भंडारण के रूप में इसका उपयोग होने लगा। अधिक मोर फ्लेक्सिबल था फॉर द इनपुट एंड आउटपुट, साइज़ में भी स्मॉल होने लगा, रिलायबिलिटी भी अच्छी होने लगी, फास्ट भी होने लगा, लैंग्वेज प्रोसेसिंग अच्छी होने लगी, ठीक है, प्रोग्रामिंग के लिए अच्छी होने लगी। और इस तरीके की कुछ यूज़ है IBM सिस्टम /360 NCR 395 ब्राउट B6500। और फोर्थ जनरेशन की इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको एग्ज़ाम में करना है तो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पूछता है। अगर आप नॉर्मल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं याद रखने, आपको ये देखना है, बस आप ये देखो कि फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर और सेकेंड जनरेशन की कंप्यूटर को कैसे, दोनों में अंतर क्या है, या को सेकेंड जनरेशन उससे अलग कैसे है, इसके बारे में आप ध्यान दो। सेकेंड थर्ड से मतलब इसमें कुछ क्या नया आया, थर्ड से फोर्थ में क्या नया आया, आप इस चीज़ को पकड़ोगे और इससे ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे, ठीक है। और आप देखिए अगर आगे बढ़ते सॉल्यूशन जो बुक है आपकी, उसकी चैप्टर नंबर 2 की आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार बनेंगे। इसके पहले मैं तो ये बताना चाहूँगी कि जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर अगर आपने अभी तक देख लिया है तो अगर जैसे कि क्लासिफिकेशन वर्किंग सिस्टम कहने का मतलब है कि वर्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग भी कंप्यूटर को जनरेशन में ना जो क्लासीफाई करके और भी क्लासीफाई किया गया, जैसे कि डिजिटल कंप्यूटर। आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, आप नॉर्मली भी इसको जान सकते हैं कि डिजिटल कंप्यूटर जिसमें क्या है कि 0-1 बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम जिससे स्टार्ट हो गया, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है।
उसमें क्या है कि उसकी एनालॉग कंप्यूटर इज़ मच स्लोअर देन डिजिटल कंप्यूटर, आपको पता होगा, या फिर अगर नहीं पता है तो आप यह जान लीजिए कि एनालॉग कंप्यूटर स्लोअर होती है, डिजिटल कंप्यूटर फास्टर होती है, हाइब्रिड कंप्यूटर, उसके बाद होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, एंड उसके बाद आपका जो आता है लैपटॉप के बाद अगर आप जैसे आपने सुना है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। तो फॉर द मतलब हायर कैपेबिलिटी, एफिशिएंसी एंड मतलब आपके स्पीड में, यानी कि फास्टेस्ट कंप्यूटर इज़ नोन एज द सुपर कंप्यूटर। तो इस पे अगर क्वेश्चंस करेंगे तो हम लोग का कंसेप्ट भी डील हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि प्रथम गणना यंत्र दैट इज़ विच इज़ द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो मैंने इसी वीडियो पे आपको भी ये बताया है कि फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस के रूप में आपका जो है वो था पास्कल कैलकुलेटर। अब पास्कल कैलकुलेटर तो देखिए यहाँ कहीं भी पास्कल कैलकुलेटर नहीं लिखा हुआ है, बट घड़ी, डिफेंस इंजन ये सब नहीं था, ये कैलकुलेटर के नाम से ही जाना जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सी नंबर जो ऑप्शन है एबकस, सॉरी, तो मैंने ये नहीं देखा था, इसके हिसाब से मैंने कैलकुलेटर को लगाया था। तो एबकस जो है वो द फर्स्ट कैलकुलेटर, जैसे कि मैंने बताया था कि चाइना में इसका इन्वेंट हुआ था। अब देखिए सेकेंड नंबर इसका है पेकमेन नाम प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। तो पेकमेन जो है वो खेलने के लिए बना था एक्चुअली। तो इसका नाम आप मतलब ऐसे कर सकते हैं कि पेकमेन जो है वो खेलने के लिए कंप्यूटर बना था। अब देखिए किस प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया, किसने, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जैसे कि पास्कल कैलकुलेटर के बारे में मैंने बताया, जिनके जो इन्वेंटर थे वो कौन थे, ब्लेज पास्कल। तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों किसने पंच कार्ड का आरंभ किया। तो जैसे कि मैंने बताया था कि पंच कार्ड जो है ना वो आपका एनालिटिकल इंजन से स्टार्ट हो गया था, और एनालिटिकल इंजन जो बनाया गया था वो जैकवार्ड द्वारा बनाया गया था, ठीक है। तो उस हिसाब से अब देखिए तो इसका आंसर हो जाएगा जैकवार्ड, ठीक है। यह कंप्यूटर वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से पहले हुआ था। तो उसके पहले कौन सा हुआ था, तो वो इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर के नाम से जाना जाता था। अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन हमारा कह रहा है एनालॉग कंप्यूटर है। व्हाट इज़ एनालॉग कंप्यूटर? एक यंत्र, एक डिवाइस जो फिजिकल क्वांटिटी दैट इज़ भौतिक राशि को लगातार बदलती है, चेंजेस कंटिन्यूसली एंड बदलती रहती है, वैसे डाटा पर कार्य करती है और वैसे डाटा पे काम करती है, उसका फंक्शन होता है। या फिर यह एक अंक गणितीय उच्च स्तरीय भाषा, इट इज़ अ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, अर्थमेटिक हाई लेवल लैंग्वेज है। या फिर इसका आंसर होगा निम्न स्तर संप्रेषित एनालॉग कंप्यूटर। तो अब भी जस्ट मैंने बताया था कि डिजिटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिटल एंड एनालॉग। द डिजिटल वन इज द फास्टेस्ट और फास्टर देन एनालॉग, एंड एनालॉग इज लिटिल स्लोअर। तो देखिए यहाँ पे निम्न स्तर पर कम्युनिकेट करना इसका आपका जो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 7 नंबर का जो आपका क्वेश्चन बनता है, इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। तो पीसी की सही डेफिनेशन कौन है, तो सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, तो सबके लिए इंडिविजुअल इंडिपेंडेंटली मतलब इंडिविजुअली सबके लिए अलग कंप्यूटर, हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डेटा लेटर प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, ठीक है, ये सभी। तो देखिए 7 नंबर जो पीसी है वो सब ये चारों ऑप्शन, ये सॉरी तीनों अबव द ऑल अबव द, तो चारों ही इसके सही है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। लैपटॉप क्या है, तो लैपटॉप, व्हाट इज़ लैपटॉप? क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सके। तो ऑब्वियसली ये भी सही है, कॉम्पैक्ट द्वारा भी है, और क्लिनिकल प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर। तो देखिए ये सभी आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ सुपर कंप्यूटर? एक साथ बहुत सारे डेटा प्रोसेस कर सकता है, बहुत स्पीड होता है, महंगी कंप्यूटर होती है, बड़े संगठनों में उपयोग होता है, ठीक है। तो इसका भी जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, दैट इज़ सभी, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन सा सही नहीं है, ठीक है। नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक से सदृश दिखता है।
पैमटॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब पॉकेट में आ सकता है। पैमटॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पैमटॉप कंप्यूटर कैसा होता है मैं बता देती हूँ। पैमटॉप कंप्यूटर एक तरह का कंप्यूटर है जो बहुत ही लाइट वेटेड और आराम से कंप्यूटर पॉकेट में आ सकता है। इस तरीके से उस मशीनरी डिवाइस को हम लोग पैमटॉप कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। तो 10 का बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर का जो बेसिक आर्किटेक्चर है यानी कि बुनियादी संरचना का विकास किया गया था। तो बेसिक जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है तो चार्ल्स बेबेज। ऑब्वियसली निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा सबसे तेज़ महंगा कंप्यूटर है? तो ऑब्वियसली सुपर कंप्यूटर। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया। और सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला जो डिजिटल कंप्यूटर हम जो सामान्य रूप से प्राप्त होता है तो हम लोग ऑब्वियसली डिजिटल कंप्यूटर यूज़ करते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रे क्या है? क्रे व्हाट इज़ क्रे? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों 14 क्रे जो है इज़ अ मतलब सुपर कंप्यूटर का ही टाइप होता है। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। क्रे है सुपर कंप्यूटर। 5th जनरेशन की कंप्यूटर जो है प्रमुख विशेषता उसकी क्या है? व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर? तो घर घर उपयोग, ठीक है, फॉर द डोमेस्टिकल पर्पस या फिर यूजेस बहुआमी उपयोग, तो मल्टीपर्पज़ यूज़। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो 5th जनरेशन की कंप्यूटर का मुख्य क्या होगा? तो वो घर घर कंप्यूटर इसकी मुख्य विशेषता होगी। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं, यात्रा करने वाले यूज़र्स के सुविधाजनक होते हैं, तो इस तरीके के कंप्यूटर को क्या कहते हैं? तो ऑब्वियसली लैपटॉप इज़ ऑल्सो एज कंप्यूटर। तो लैपटॉप सही है इसका आंसर। कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? तो आईसी चिप के लिए तो चिप वॉज मतलब होता है ना कि चिप जो है उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिलिकॉन मटेरियल से बनाई होती है। तो सिलिकॉन इसका सही आंसर हो जाएगा। मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से हुआ था? तो मल्टी प्रोसेसिंग वाली जो है वो आपका 3rd जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्टार्ट हुआ था। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मॉल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया? तो इन्फोसिस में, माइक्रोसॉफ्ट में, जर्मन प्रयोगशाला में। इसका जो सही आंसर है वो बेल प्रयोगशाला होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम बेल प्रयोगशाला में बनाया गया। चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? तो प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को देखिए, चूँकि उस समय उनका कुछ नाम नहीं था, पैमटॉम, प्रोसेसर, कैलकुलेटर, पंच कोड मशीन इस तरीके के तो नहीं था। तो चार्ल्स बेबेज का कंसेप्ट क्या था? पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया था। तो प्रोटोटाइप उसका नाम था। तो इसमें से मुझे कहीं भी ये नहीं दिख रही। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपका जो क्वेश्चन नंबर हम लोग कितने पे थे? क्वेश्चन नंबर हम लोग थे आई थिंक 18 नहीं 20 नंबर। ठीक है, तो हम लोग इसका इनमें से कोई भी नहीं वाला आंसर पिकअप करेंगे। तो ई नंबर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर कब बना? तो कब इन्वेंट हुआ है? व्हेन वाज सबसे बड़ा जो होता है बिगेस्ट सुपर कंप्यूटर इन्वेंटेड? दैट इज़ तो वो 1976 में ही बन गया था। तो 1976 इसका सही आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत तौर पे दैट मीन्स पर्सनल तौर पे या इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? तो मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर हम लोग यूज़ करते हैं। अब देखिए निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ऑब्वियसली चार्ल्स बेबेज। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। भारत में निम्नलिखित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो ये एक मतलब एसएससी वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और ये जो है वो सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता है। सबसे तेज़ कंप्यूटर कौन सा होता है? तो देखिए दोस्तों सबसे तेज़ जो कंप्यूटर है 25 का जो आंसर हो जाएगा वो सुपर कंप्यूटर। ऑब्वियसली जिस तरीके से हम लोग बात करते हुए आ रहे हैं सुपर कंप्यूटर के बारे में। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों ये एक तरह का परम कंप्यूटर को ही सुपर कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। तो सुपर कंप्यूटर ही इसका सही आंसर होगा।
27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन अर्लियर फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर, दैट कंप्यूटर विच वर्क्स विद द फोर्ट्रॉन एंड व्हाट वाज द उस युग का क्या नाम था, या उस टाइम पीरियड, टाइम जोन, कौन से टाइम जोन का कंप्यूटर था? तो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन किसका था? तो ये सेकेंड जनरेशन की खासियत है कि वो फोर्ट्रॉन के साथ काम करता था। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर वाली जो पीढ़ी है वो फोर्थ जनरेशन में आती है, तो आप याद रखिएगा माइक्रो प्रोसेसर फोर्थ जनरेशन। ठीक है। टेली प्रोसेसिंग का टाइम शेयरिंग का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? तो टेली प्रोसेसिंग जो है वो आपका थर्ड आपका जो जनरेशन था उसमें हुआ है। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है गन्ना संयंत्र एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ऑब्वियसली मैंने पहले ही बता दिया कि चीन में हुआ है। और इस तरीके से आप वीडियो अगर शुरू से आप सही से फॉलो करें तो आप तुरंत इसका आंसर दे दोगे। ठीक है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या दोष था? तो एक्चुअली दोष कुछ नहीं था, वो बस उसका जो आकार था वो काफ़ी बड़ा था। ठीक है। और धीरे धीरे मॉडर्नाइज तो होते हैं, तो दोष नहीं बोलेंगे, वो टाइम टू टाइम वो प्रोग्रेस होते गया। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या घटक है? तो जो इसका सही आंसर होगा वो इंटीग्रेटेड इसमें सर्किट्स यूज़ हुए थे। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार है डिजिटल, एनालॉग, माइक्रो, मिनी। ठीक है। तो कंप्यूटर के प्रकार कौन से हैं? तो देखिए तो डिजिटल कार्य पद्धति के अगर देखा जाए तो फास्ट एंड स्लो दैट इज़ एनालॉग एंड डिजिटल दैट इज़ 1 और 2, इसका ई नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। डैश सुपर चिप का उपयोग मिनी कंप्यूटर के लगने वाला वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो कौन सा ऐसा चिप का उपयोग करने से ऐसा होता है? तो 80386 याद रखिएगा ये नंबर 80386 को यूज़ करने से ये एक सुपर चिप का एक मॉडल नंबर है जो मिनी कंप्यूटर में लगने पर वो मिनी कंप्यूटर टू वो कन्वर्ट हो जाता है सुपर मिनी, दैट इज़ और भी ज़्यादा स्मॉलर। ठीक है। 35 नंबर टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है? तो प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर मिनी, मेन फ्रेम। ठीक है। इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माइक्रो। ठीक है। अब देखिए माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता कितनी होती है? तो इसकी जो एफिशिएंसी है तो वो जो है वो 1,00,000 संक्रियाएँ 1 सेकेंड में हो सकती है। ठीक है। अब देखिए आईमैक एक प्रकार का क्या है? तो आईमैक जो है वो एक प्रकार का एक मशीन है, जिस तरीके से मैंने वहाँ बताया था। तो आईमैक एक प्रकार की मशीन है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? ठीक है। एनालिटिकल इंजन का जो मतलब सबसे पहले निर्माण था वो चार्ल्स बेबेज ने किया, और इसी के मतलब कॉन्सेप्ट पे आगे कंप्यूटर बना है। निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर की विशेषता मुख्य विशेषता होती है? तो फाइल, गेम, गति, सीडी, फ्लॉपी से किसी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता, तो इसमें से मेन फंक्शन क्या होगा? तो ऑब्वियसली क्या कहते हैं, स्पीड। ठीक है। अब देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जैसे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक घटक जो है, मतलब मेन इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है या फिर फैक्टर जो है वो क्या है आपका? तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए हुए हैं आपका ट्रांजिस्टर, वृहद एकीकृत दैट इज़ इंटीग्रेटेड सर्किट या बॉल। तो यहाँ इसका जो सही आंसर होगा वो बॉल है, क्योंकि इसके और भी जो है ये आपके यहाँ पे एक सेकेंड ये वर्क नहीं करिए, हाँ बॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार 40 क्वेश्चन हम लोग चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट कर चुके हैं, और टोटल 60 के अराउंड आपका क्वेश्चंस है। ठीक है। इसको पार्ट 2 में एक छोटा सा वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, इस तरह से वीडियो काफ़ी लंबा भी ना हो। ठीक है। और एक साथ करने में क्या कहते हैं, आप बिल्कुल बने रहिएगा चैनल पे, क्योंकि हर एक दिन आपको ल्यूसेंट की सारी जनरल जो कंप्यूटर की क्वेश्चंस है वो करा दी जाएगी। और ऑब्वियसली चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। और अगर आप JSS CGL की तैयारी कर रहे हो, या SSC या IBPS PO बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी PCS की तैयारी कर रहे हो, तो कंप्यूटर का उस पर वेटेज है ही। तो आप ल्यूसेंट की बुक एक अगर आप खुद भी पढ़ते हो, ठीक है, तो आप ले करके आइए। मैं सजेस्ट करूँगी
कि आप स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। और अगर आपको मेरे यूट्यूब के चैनल के माध्यम से पढ़ना अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल इसके माध्यम से भी पढ़ सकते हो। मेन एम होना चाहिए कि भाई पढ़ना है, ठीक है। तो बिल्कुल, और लाइक अगर अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लगी हो तो बिल्कुल लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।